सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम अपना पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ रहे थे। इसमें हमने पढ़ा कि वर्ण क्या होता है, वर्ण को हम कितने भागों में बांटते हैं। पहली कक्षा में हमने पढ़ा कि वर्ण को हम 2 भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। दूसरी कक्षा में हमने पढ़ा कि स्वर और व्यंजन को हम कितने भेदों में बांट सकते हैं। स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, हम उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। उसके बाद हमने स्वर को 3 भागों में बांटा, ऋषभ स्वर, दीर्घ और प्लुत स्वर। उसके बाद हमने व्यंजन पढ़ा। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इसको भी 3 भागों में बांटा गया था, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, आज हम पहले अयोगवा के बारे में पढ़ेंगे। पहली कक्षा में मैंने इस पाठ से संबंधित जो पहली कक्षा थी उसमें मैंने आपको बताया था ये अंग और अह न तो स्वरों में आते हैं और न ही व्यंजनों में आते हैं। इनकी गिनती अयोगवा के रूप में की जाती है, लेकिन जब हम इनसे शब्द बनाते हैं तो इनको अनुस्वार और अनुनासिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब हम इनकी क्या करते हैं, अ का प्रयोग तब होता है जब हम संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रातः, विसर्ग हमने लगा दिया। संस्कृत भाषा आप पढ़ते हैं, उसमें भी देखा आपने विसर्ग लगा होता है, और जो विसर्ग होता है उसकी ध्वनि है की तरह होती है। उसकी ध्वनि किसकी तरह होती है की तरह होती है, प्रातः। ठीक है, अतः। अब रह गया अंग, तो अब हम इसको जानेंगे। आप सभी ने देखा होगा कहीं पर बिंदु लगी होती है, कहीं पर चंद्र बिंदु लगा होता है, कहीं पर बिंदु होता है, कहीं पर चंद्र बिंदु होता है। इसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार और अनुनासिक। तो अब हम पहले अनुस्वार के बारे में जानेंगे। अनुस्वार होता क्या है और इसका चिन्ह ऐसे लगाया जाता है, रेख के ऊपर लगाया जाता है, किसी भी वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। अब जिस वर्ण का उच्चारण केवल नासिका के द्वारा, नासिका मीन्स नाक, जिस वर्ण का उच्चारण नाक के द्वारा किया जाता है, हम उन्हें अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, और अनुस्वार का जो चिन्ह है ऐसे लगता है और इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। इसका हम प्रयोग कब करते हैं? वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में, जैसे अंक, गंगा। मैं आपको वर्णछेद सिखाऊंगी तो उससे संबंधित है ये। जब तक आपको पता नहीं होगा कि अनुस्वार आया कहाँ से और लगता कैसे है, तो आप वर्ण विच्छेद सीखने में आपको प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए पहले आपको अनुस्वार सीखना है। अनुस्वार जिसका उच्चारण केवल नासिका के द्वारा होता है। नासिका का अर्थ होता है नाक, कि जिनका उच्चारण केवल नाक के द्वारा होता है। ऐसे हमारे वर्ण बहुत सारे हैं, चंचल आदि। अब उसके बाद आता है अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? देखो, इसमें नासिक जुड़ा हुआ है, जो किससे संबंधित है? नाक से। जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है, कि जिनका उच्चारण क्या है? नाक और मुख दोनों से होता है, उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। और इसका चिन्ह वर्णों शब्दों पर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। किसके रूप में लगाया जाता है? चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। जैसे चांद, आंख, 5। अब आपको समझ में है अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं। अनुस्वार जिनका उच्चारण केवल नाक के द्वारा होता है और इसका चिन्ह शब्दों के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। अब अनुनासिक जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। नाक और मुख, इसमें दोनों का प्रयोग किया जाता है और इसका चिन्ह शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जिसको आप चांद बिंदु भी कहते हैं। चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे चांद, आंख, 5 आदि। ठीक है, अब एक चीज हमारी पीछे छूट गई थी, उसमें क्या था? उसमें था कि
व्यंजन मैंने थोड़े से आपको बताए थे। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन, और इनकी संख्या कितनी है? 4। अक्ष, त्र, ज और श्र। जिन व्यंजनों का जो व्यंजन है एक दो अलग अलग व्यंजनों से, जब दो अलग व्यंजन मिलते हैं तो एक नया व्यंजन बनाते हैं। परिभाषा देखिए, जब दो अलग व्यंजन मिलते हैं तो एक नया व्यंजन बनाते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब इनकी संख्या 4 है। कैसे बनते हैं ये व्यंजन? देखो, अक्ष, त्र, ज और श्र। क हलंत जमा श जमा, इसके नीचे हलंत नहीं लगाएंगे हम। दो अलग व्यंजन। हलंत का क्या अर्थ होता है? आपने संस्कृत में भी पढ़ा है, पिछली कक्षाओं में भी मैंने आपको बताया है। हलंत का अर्थ है कि उस व्यंजन में स्वर नहीं है। जब हम किसी के नीचे हलंत लगा देते हैं तो उस व्यंजन में उसके साथ जो स्वर था, हमने पढ़ा था कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और जब हम किसी व्यंजन से स्वर निकाल लेते हैं तो उसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है, यानी कि वह व्यंजन आधा है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, क आधा लिखते हैं ना, तो इसे हम देखो, अब क अलग व्यंजन है, श अलग व्यंजन है। स हलंत इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये पूरा है। अगर हम इसको भी अलग करेंगे तो इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है? क जमा श जमा अ, ठीक है? इसलिए यहाँ पर हम अ नहीं लगाते। अब त्र किससे बना है? त जमा र, ज जमा इया, श जमा र। अब देखो, अलग अलग है ना दोनों, क भी अलग है, ये भी अलग है, त भी अलग है, र भी अलग है। जब दोनों अलग अलग व्यंजन आपस में मिलते हैं और एक नया व्यंजन बनाते हैं तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है? जब हम क्या करते हैं, अलग अलग व्यंजनों को जोड़ते हैं, उससे हमें एक नया व्यंजन मिलता है तो हम उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसके बाद है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व, जब दो व्यंजन एक जैसे मिलते हैं। इसमें तो हमने सीखा, जब दो अलग अलग व्यंजन बनते हैं, मिलते हैं तो नया व्यंजन बनता है। लेकिन इसमें जब दो एक जैसे व्यंजन मिलते हैं, एक स्वर रहित होता है, यानी कि उसमें स्वर नहीं होता, हम उसके नीचे हलंत लगाते हैं, और हलंत का अर्थ क्या है कि वह व्यंजन आधा है, ठीक है? जब हम एक जैसे दो व्यंजन लगाते हैं, जैसे बच्चा, एक हमने आधा लगाया बिना स्वर के, एक पूरा लगाया। अब इसमें च आधा है और एक च पूरा है, ठीक है? समझे कि जब दो व्यंजन एक जैसे मिलते हैं तो उनसे जो नया शब्द बनता है उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अर्थात ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि द्वित्व व्यंजन का प्रयोग करके दो शब्द बनाइए, ठीक है? तो ऐसे जब आएगा तो इसमें या फिर ये पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है क्या द्वित्व व्यंजन है? ऐसे बहुत से शब्द हैं, पत्ता, चम्मच, चम्मच में तो नहीं आएगा, पत्ता, कच्चा, ठीक है? जब ऐसे दो सेम व्यंजन मिलते हैं एक जैसे, एक स्वर रहित होता है, एक स्वर सहित होता है। और बच्चों, हमारा पीछे एक और चीज छूट गई थी, मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा, मैंने कहा था पहले कि मैं आपको वर्ण सिखा देती हूँ, वर्ण जब हम पूरे सीख लेंगे तब मैं आपको मात्रा के बारे में बताऊंगी, क्योंकि हमें वर्ण विच्छेद सीखना है। वर्ण विच्छेद सीखने के लिए मात्रा का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, ठीक है?
मात्रा क्या मैंने बताया था, जब स्वर व्यंजन के साथ जुड़ता है, व्यंजन के साथ जुड़ता है तो एक चिन्ह लगाया जाता है। व्यंजन के साथ जुड़ने वाले चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं। ये व्यंजनों के साथ मिलकर भी बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं। जब व्यंजनों के साथ मिलकर प्रयोग किए जाते हैं तो उस स्वर का एक अलग चिन्ह लगा दिया जाता है। चिन्ह मैंने आपको समझाए थे। और मात्राएं कितनी होती हैं? 10। स्वर कितने होते हैं? 11 और मात्राएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं। अब हम प्रत्येक स्वर और व्यंजन का क्या करेंगे? मेल करेंगे। जैसे अ की मात्रा से मैं एक शब्द बनाती हूँ आम, ठीक है, सॉरी आ की मात्रा, ए की तो कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा, एक हो गई हमारी मात्रा। कैसे लगाई जाती है? ऐसे। ई, इमली, तितली लिख लेते हैं, तितली। अब छोटी ई की मात्रा 2 और इसमें बड़ी ई की भी मात्रा प्रयोग हुई है, ठीक है। उसके बाद उ, लघु, लघु 4, वधु, पूंछ, बड़े की मात्रा 5, ये थी 3, 4 और 5। ऊ के बाद री की मात्रा कैसे लगती है? मातृ, ठीक है। वृक्ष जो नीचे लगती है। और ए में लगेगी प्रत्येक, एक की मात्रा। और ऐ एकक, 1 जमा 1। ओ, ओखली, इसको कहीं बोलो। और ओ में लगाते हैं, क्या वर्ड लिखेंगे? ओ में हम जब मात्राएं लगाते हैं तो जैसे नौका, नौका। तो ये सभी मात्राओं से मैंने आपको एक एक शब्द बनाकर दिखाया है। आपको अपनी रफ नोटबुक में प्रत्येक मात्रा जोड़कर 10-10 शब्द बनाने का प्रयास करना है ताकि जो आपका शब्द भंडार है वह बढ़ सके। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि जितना हमने पढ़ा है वह आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। आपका दिन मंगलमय।